वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से आज संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेकर आया हूं, जिसमें संविधान निर्माण की किस प्रकार की गई, संविधान निर्माण की क्या परिस्थिति थी, क्यों संविधान का निर्माण किया गया, संविधान के निर्माण की मांग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ब्रिटिश सरकार ने कब माना कि संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, संविधान निर्माण की कौन सी प्रस्ताव पर संविधान निर्माण हुई, संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, इसके लिए कब चुनाव हुआ, संविधान में कितने सदस्य थे, संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए, किस प्रकार से संविधान निर्माण के लिए अथक प्रयास किए, कठोर मेहनत किए, फिर पाकिस्तान बनने के बाद संविधान सभा की क्या स्थिति रही, जब हमारी संविधान बन गई उसके बाद फिर संविधान सभा का क्या महत्व रह गया, संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। ऐसे बहुत सारे यहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं जिस बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि संविधान जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसका यह जो है फाउंडर पार्ट है, निर्माण भाग है, जहाँ से प्रायः विभिन्न एग्जाम्स में प्रश्न आपसे पूछने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसलिए इस भाग को हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताने का प्रयास करें कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान का अर्थ होता है समजोर विधान, समजोर विधान, समजोर विधान, समान विधान, संविधान में बांधा हुआ समान विधान जो सबके लिए मानने के लिए जो है सब उसको मानने के लिए मजबूर हो, बाध्य हो, उसका यदि कोई अवहेलना करे तो उसे दंडित किया जा सकता है। संविधान के जो परिभाषा है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि किसी देश को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक कानून की जरूरत होती है, एक आचार संहिता की जरूरत होती है, जिसे हम संक्षिप्त में संविधान कहते हैं। संविधान का पालन करना उस देश में रहने वाले चाहे देशी हो या विदेशी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यदि कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है तो उस देश की जो कानून है उसके आधार पर उन्हें दंडित किया जा सकता है, उन्हें दंडित की जा सकती है। तो कहने का अर्थ है कि संविधान का जो निर्माण है, संविधान किसी देश की सबसे पवित्र पुस्तक होती है जिस पर उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। हम आपको ये भी बता दें कि विश्व का प्रथम संविधान निर्माता हम्मुराबी को माना जाता है, जो बेबीलोन के शासक थे। हालांकि उनकी हम्मुराबी कोड जो था उसमें टेट फॉर टिट था, यानी जैसा करो वैसा, किसी ने किसी को आंख फोड़ दिया तो उसी आधार पर उसी तरह उनको आंख फोड़ दिया जाए, जो सब संसार में संभव नहीं है ऐसा दंडित करना। इसलिए हम्मुराबी कोड जो दुनिया का प्रथम कोड संविधान माना जाता है, कानून की पुस्तक, लेकिन वह सब संसार में मान्य नहीं है। आधुनिक समय में सबसे प्रथम बार संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया घोषणा के साथ अमेरिका में शुरू हुई, यानी विश्व की प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। भारत में प्रथम कानून की पुस्तक जो है वह पुस्तक है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहने वाले मनु द्वारा लिखित पुस्तक मनुस्मृति। मनुस्मृति भारत में प्रथम कानून की पुस्तक है, हिंदू कोड का आधार है, पहला भारत में हिंदू के कानून व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है। आधुनिक भारत में हम देखेंगे कि जो हमारी संविधान बनी है इसको बनाने का श्रेय इनका जनक डॉक्टर अंबेडकर को माना जाता है। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। तो मनु जो भारत के प्रथम विधान के ज्ञाता थे, प्रथम उन्होंने पुस्तक मनुस्मृति लिखी, और आधुनिक भारत में जो संविधान के निर्माता हम डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद धीरे धीरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की एक गति मिलती है, और इस गति के परिणाम स्वरूप जब 20वीं शताब्दी में गांधी
गांधी युग आती है तो उसके बाद हमारा स्वतंत्रता संग्राम का एक नई दिशा निर्धारित होती है, जिसके परिणाम भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मांग और तेज होने लगती है। सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित की जाएगी, जो भारतीयों की इच्छा, आकांक्षाओं और भावनाओं की पूर्ति करेगी। कहने का अर्थ है कि 1922 ईस्वी में गांधी जी प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने यह माना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। आपसे बार बार ये प्रश्न होती है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, यह किसने कहा? तो भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, यह चर्चा सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया 1922 ईस्वी में। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछी जाती है कि संविधान सभा, ध्यान देंगे यहां संविधान सभा है। आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम भारतीय थे एम एन राय, जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक हैं। एम एन राय वही है जो 20 अगस्त 1920 को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक एम एन राय हैं। 1934 में इन्होंने एक प्रस्ताव लाया जिसके द्वारा इन्होंने यह मांग की कि भारत का संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन किया जाए। तो पहला प्रश्न है कि संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, यह सर्वप्रथम कहने वाले गांधी जी थे और एम एन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1940 के अगस्त प्रस्ताव में, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1940 के अगस्त प्रस्ताव में यह माना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाई जाएगी। ब्रिटिश सरकार जो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारत को पूछे हुए युद्ध राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसके कारण भारतीयों में भारी आक्रोश थी, इसलिए भारतीयों ने उनके विरोध में जन आंदोलन चलाने का प्रयास किया। दूसरी ओर हिटलर से और जर्मनी और उसके सहयोगियों से ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों की स्थिति बहुत ही नाजुक हो रही थी। इस स्थिति में भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया। अगस्त प्रस्ताव द्वारा लिनलिथगो ने यह प्रयास किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी। यह पहली बार इसमें माना गया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में जो क्रिप्स मिशन आई, जो भारत में भारतीयों को सपोर्ट करने, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजी गई सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आई थी। उस मिशन ने पहली बार यह मानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद भारत में संविधान सभा की द्वारा संविधान का निर्माण होगा। तो आपसे प्रश्न होगी कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण होगा, यह ब्रिटिश सरकार ने कब मान ली? तो 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा। जब आपसे यह पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों द्वारा भारत का संविधान निर्माण होगा, यह कब बताई? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा। अब हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद भारत में कैबिनेट मिशन भेजे जाएंगे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं कैबिनेट मिशन के। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस जो वहाँ के गृह मंत्री थे, जो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। दूसरा सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर जो वहाँ नौसेना मंत्री थे। और तीसरे सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो एक्सचेकर एंड ट्रेड मिनिस्टर थे। तो ये 3 सदस्यों द्वारा जो कैबिनेट मिशन भारत आई थी, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा।
प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिस प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बातें थी कि अंतरिम सरकार की गठन किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार की गठन की गई, 14 सदस्य की उसमें प्रावधान की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि पाकिस्तान जो बार बार अलग देश की मांग करती थी, उसके मांग को व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप से खारिज कर दिया गया, नहीं माना गया और स्वीकार कर दिया गया। कैबिनेट मिशन ने कही कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही रूप से पाकिस्तान की मांग अवैध है, अनुचित है, सही नहीं है। सैद्धांतिक रूप में यह कहा गया कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करना चाहती है, जो व्यवहार में संभव नहीं है कि यदि पाकिस्तान का बंटवारा कर भी दिया जाए फिर भी भारत में मुसलमान बहुत रह ही जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत को लेकर एक पाकिस्तान देश का निर्माण करना चाहता है, ऐसा राष्ट्र जिनके दो छोर की सीमा बीच में दूसरे देश से अलग होता हो। यह भौगोलिक रूप से अनुचित है और यदि पाकिस्तान एक अलग देश बन भी जाता है तो वह लंबी अवधि तक एक देश के रूप में संगठित नहीं रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर अस्तित्व में आया। तो स्पष्ट है कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को असफल कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कैबिनेट मिशन की, वह थी संविधान सभा की निर्माण। हम लोग को यही पढ़ना है कि संविधान सभा की निर्माण, तो संविधान सभा की निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की निर्माण किया गया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है 389 रखी गई थी। इस सदस्य में 292 प्लस 93 प्लस 4 का फार्मूला था। तो ये 292, 93 और 4 सदस्य क्या था, आपसे ये प्रश्न बार बार यहाँ से पूछी जाती है। तो यह देखना है कि ब्रिटिश भारत राज्य से 292 सदस्य को चुनना था। यानी संविधान सभा में जो 389 सदस्य होंगे, इसमें से 292 सदस्य जो है यह ब्रिटिश भारत राज्य से होंगे। 93 सदस्य देसी रियासत से होंगे। देसी रियासत से कितने सदस्य होंगे? 93 सदस्य। और 4 ये कौन होंगे? तो ये 4 जो होंगे वह चीफ कमिश्नर होंगे। और यह चीफ कमिश्नर कहां कहां के होंगे? तो एक होंगे बलूचिस्तान, दूसरा कुर्ग कर्नाटक में है, तीसरा दिल्ली और चौथा अजमेर मारवाड़। तो यही समझना है कि 389 सदस्य जो है, 389 सदस्य में 292 सदस्य ब्रिटिश भारत राज्यों से आएंगे, 93 सदस्य देसी रियासत से आएंगे और 4 चीफ कमिश्नर होंगे जो बलूचिस्तान, अजमेर मारवाड़, दिल्ली और कुर्ग। अजमेर मारवाड़ एक ही है, एक ही में दोनों है, जुड़ा हुआ है, और दिल्ली और कुर्ग। तो ये 4 चीफ कमिश्नर होंगे। कुल सदस्य 389 होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1858 से भारत पर जो ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष व्यवस्था शुरू हुई, उसमें भारत पर शासन 2 तरह से किया गया, एक ब्रिटिश भारत राज और दूसरा देसी रियासत। देसी रियासत का अर्थ है छोटे छोटे राजवाड़ा, छोटा छोटा जो शासक थे, जो राजा थे, वह उन्हें देसी रियासत वे कहलाएं। और पहला जो है वह है ब्रिटिश भारत राज, जहां प्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसे ब्रिटिश भारत राज कहा गया। और जहां अप्रत्यक्ष रूप से यदि अधीनस्थ, यानी राजा को अपने अधीनस्थ कर राजा के द्वारा आंतरिक रूप से राजा को कुछ अधिकार देकर उस राज्य में शासन कराया गया, उसे देसी रियासत कहा गया। 389 सदस्य में जो 292 सदस्य देसी ब्रिटिश भारत राज्य से था, ये आपको बता दें ब्रिटिश भारत राज्य में
किस प्रक्रिया के आधार पर चुनाव हुआ, इस पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत राज्य में जो सदस्य आए वह उस समय में लगभग 10 लाख आबादी पर एक सदस्य लाया गया और ये सदस्य ब्रिटिश भारत राज्य के विधान सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा पूरा किया गया, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट ऑक्शन डे शुरू कर दिया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कर दिया, जिसके बाद भारत में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं रही। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव के लिए 2 कंडीशन अनिवार्य है। पहला शांतिपूर्ण होना चाहिए और दूसरा निष्पक्ष होना चाहिए। यह 2 कंडीशन यदि नहीं लागू हो, नहीं संभव हो, तो चुनाव कदापि कभी नहीं की जा सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग के डायरेक्ट ऑक्शन डे के कारण भारत की जो है शासन व्यवस्था काफी अव्यवस्थित हो गई थी, हिंसक वातावरण उत्पन्न हो गई थी। उस समय प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था। तो ब्रिटिश भारत राज्य के देशी रियासत की जो ब्रिटिश भारत राज्य और देशी रियासत थे, उनसे अलग अलग तरह से प्रतिनिधि लाया गया। ब्रिटिश भारत राज्य में राज्यों से प्रतिनिधि भेजा गया। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, जिस तरह आज हम राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, इसी आधार पर राज्यों के द्वारा जो है चुनकर संविधान सभा में सदस्य भेजा गया। दूसरा जो देशी रियासत थी, देशी रियासत तो भारत में 563 थी, तो ये उससे 93 सदस्य आना था। तो छोटे छोटे देशी रियासत किसी बड़े रियासत को अपना समर्थन दे सकती थी। भारत में उस समय सबसे बड़ी देशी रियासत हैदराबाद थी, जिसको 7 सदस्य प्रतिनिधि दी गई थी। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, हैदराबाद की आबादी लगभग 1.5 करोड़ थी। हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया। वह स्वतंत्र रहने में अपने को घोषित किया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। हम लोग यह भी जानते हैं कि संविधान सभा की जो प्रतिनिधि थी, लगभग 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुनने की बात कही गई थी। और जुलाई अगस्त में संविधान सभा की चुनाव हुई और इसकी पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई, हम जैसा कि देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। फ्रांस में यह परंपरा रही है कि जो सबसे बलिष्ठतम सदस्य है उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी परंपरा को लेते हुए हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष बनाए। हालांकि ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाने पर सबसे ज्यादा मुस्लिम का विरोध हुआ, मुस्लिम लीग ने विरोध किया। इस कारण हम देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन जिसे आज कहते हैं, उस समय उसका नाम सेंट्रल हॉल था। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की बैठक हुई थी। अब हम देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 से संविधान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिसमें संविधान निर्माण की प्रस्ताव BN राव ने रखा। जैसा कि हम जानते हैं कि BN राव हमारे जो है ये संविधान का फाउंडर कहलाता है, ये संविधान के सलाहकार भी थे। BN राव ने संविधान सभा में प्रस्तावक के रूप में, फाउंडर के रूप में अपने को स्थापित किया। तो संविधान सभा में पहला प्रस्ताव किसने रखा? तो BN राव ने रखा। इसके बाद संविधान सभा की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, वह होगी 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना प्रिम्बल उद्देशिका को पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब हम लोग को यह जानना है कि संविधान निर्माण की इस प्रकार प्रक्रिया शुरू हुई, तो फिर संविधान निर्माताओं ने
किस आधार पर भारत का जो संविधान है उसको बनाया। संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्होंने भारत के लिए जो संविधान बनाने का प्रयास किया, उसके लिए इन लोगों ने अथक प्रयास किया, कठोर मेहनत किया। विश्व के लगभग 60 देशों की संविधानों का गहन अध्ययन किया और उस आधार पर उस संविधान में जो इनके लिए बेहतर लगा उसको लेकर हाइब्रिड कर, संकर कर इन्होंने एक स्वस्थ, एक बेहतर संविधान बनाने का प्रयास किया। संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई, उप समितियां बनाई गई और उस आधार पर उनके जो विचार आए उस पर गहन विचार विमर्श के बाद जो 12 अधिवेशन हुआ उस पर चर्चा की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान निर्माण के लिए जो हम लगभग 60 देशों की संविधान की बात की है, विभिन्न संविधानों से हम विभिन्न प्रावधानों को लेने का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लिए अनेक समितियां बनाई, इसके द्वारा इसके लिए जो विभिन्न प्रकार की सूचना जो है बॉक्स बनाया गया जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना विचार डाल सकता था और वह सूचना बॉक्स में जो कुछ भी किसी जनता द्वारा भेजा जाता था उस पर विचार किया जाता था। उन विचारों में जो बेहतर विचार होती थी, उपयुक्त विचार होती थी, उस विचार को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 अधिवेशन 3 वाचन के द्वारा संविधान सभा निर्माण के लिए गहन अध्ययन किया गया और उस आधार पर अंततः संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। हम यह भी जानते हैं कि इस संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपया खर्च किया गया। लगभग 64 लाख रुपया इस संविधान के निर्माण पर खर्च किया गया। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह बहुत ही कठिन थी और जटिल थी, जिसे बहुत ही सतर्कतापूर्वक संविधान निर्माताओं ने पूरा किया। 14 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन शुरू हुआ और यह 26 नवंबर 1949 तक चला। तो तीसरा वाचन जो 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और जो 26 नवंबर 1949 तक चला, जिसमें संविधान को अंतिम रूप दिया गया। संविधान को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा की जो ये 26 नवंबर को बैठक हुई जिसमें संविधान बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की समय लगी, जिसमें सदस्यों ने कठोर मेहनत किया, अथक प्रयास किया और देश को एक व्यवस्थित संविधान देने का प्रयास किया जो भारत के निर्माण, भारत के विकास और भारत को शाश्वत रखने में सक्षम हो। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 जून योजना के अधीन, जिसे बल्कन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, जिसे भारत विभाजन योजना कहते हैं, जिसके द्वारा पाकिस्तान अलग देश होगी, इसकी जब अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया तो संविधान सभा में जो 389 सदस्य हैं उसमें संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई थी और संविधान सभा की जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इसकी संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें 284। आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ, तो अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को नहीं होकर 26 जनवरी 1950 को होगा। और संविधान सभा में जो 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई उसमें सदस्यों की संख्या 284 था।
26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन संविधान सभा की जो अंतिम बैठक पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा में सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किया, तो इसका 24 जनवरी 1950 को आंसर देना है। जब पूछा जाए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो 284 सदस्यों ने तत्काल संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। अब एक प्रश्न उठता है कि जब 26 नवंबर 1950 को लागू हो गया, तो ये 26 नवंबर 1950 को बन के तैयार हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? यह प्रश्न भी आपसे बनता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर क्यों तैयार हुआ। तो इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि 1930 में 26 जनवरी को सर्वप्रथम भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई? तो 26 जनवरी 1930 को मनाई गई थी, जो लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और कांग्रेस ने यह मान ली थी कि हम ब्रिटिश सरकार के अब गुलाम नहीं है, हम अपने को स्वतंत्र है। और इसलिए देश में प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसी की याद में अंततः संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और हमारे संविधान में जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति होते हैं, जिसे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हमारी जो संविधान सभा थी वह 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगा। तो ये अंतरिम संसद क्या होता है? इंटरनल पार्लियामेंट के रूप में कार्य करने लगी। आपको ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को कर दिया। हालांकि संविधान सभा ने संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की। और यह भी याद रखना है कि 26 जनवरी से यही संविधान सभा हमारी संसद हो गई। यानी जब तक हमारी पहली लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ और 13 मई 1952 को संविधान सभा की लोकसभा की पहली बैठक हुई, जो अभी हमारी देख रहे हैं लोकसभा चल रही है इसकी अंतराल से। तो 1952 में जब 13 मई 1952 को लोकसभा की चुनाव होने के बाद पहली बैठक हुई, उससे पहले तक यानी 12 मई 1952 तक हमारी जो ये संविधान सभा थी यही संसद के रूप में काम किया। यानी इसी को इंटरनल पार्लियामेंट हम कहते हैं, अंतरिम पार्लियामेंट कहेंगे, संसद कहेंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि जो संविधान का निर्माण जो संविधान की जो पहली बैठक शुरू हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक जो हुई वह 24 जनवरी 1950 को हुई। और 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक यह हमारी संसद के रूप में कार्य की। और जब प्रथम लोकसभा की चुनाव 1952 में हुई तो 13 मई 1952 से हमारी लोकसभा की जब शुरुआत हुई तो यह समाप्त हो गई। यानी 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया। अब है कि संविधान में हमने कहां से क्या लिया, ये एक बहुत बड़ी प्रश्न उठता है। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो लगभग 60 देशों से लिया गया है, लेकिन सबसे अधिक 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत संविधान का सबसे अधिक भाग लिया गया है। लगभग 70% भाग सिर्फ 1935 के एक्ट से हमारी संविधान में लिया गया है। इसीलिए विद्वानों ने
इस पर कटु आलोचना करते हुए कहा कि कमेंट किया, टिप्पणी किया कि शराब पुरानी है और बोतल नहीं है। हमारे संविधान के बारे में एक विशेषज्ञ ने कहा कि इसमें शराब पुरानी ही है लेकिन नई बोतल में डाल दी गई है। कहने का अर्थ है कि ये जो है 1935 का जो एक्ट है उसी को नया रूप में संविधान स्वीकार किया गया है। यदि आपसे प्रश्न हो कि संविधान में सबसे अधिक भाग कहां से लिया गया है तो उसका उत्तर देंगे 1900 भारत के भारत शासन अधिनियम। जब आपसे प्रश्न हो कि संविधान में सबसे अधिक विशेषता किस देश से ली गई है तो उसका आंसर होगा ब्रिटेन से हमने लिया है। संसदीय प्रणाली लिया है, संसद की विशेषाधिकार लिया है, संसद की उन्मुक्तियां लिया है, देश के जो प्रमुख होते हैं वह पद लिया है, कानून का शासन लिया है, प्रशासनिक सिस्टम लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो हमारा देश 1935 के बाद यदि सबसे अधिक प्रभावित है, सबसे अधिक लिया है तो वह ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। यदि किसी देश में सबसे अधिक लिया गया है तो वह सिर्फ ब्रिटेन का उसमें उत्तर होगा। उसके बाद सबसे अधिक किस दूसरा देश से सबसे अधिक लिया है तो दूसरा देश से सबसे अधिक लेने वाला हम हैं यूएसए से लिया है। यूएसए से भी हमने संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लिया है जिसमें मौलिक अधिकार जैसे भाग, न्यायिक पूर्णावलोकन, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और अधिकार, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति पद, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो किसी देश विदेश विशेष में सबसे अधिक हमने ब्रिटेन से लिया है और उसके बाद अमेरिका से लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसे देश हैं जहां से हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान लिया है जहां से एक दो प्रश्न आपसे पूछी जाती है, जिसके बारे में हम संक्षिप्त में बता दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया है, कानून का शासन ब्रिटेन से लिया है और कानून द्वारा स्थापित प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून द्वारा स्थापित शासन हमने जापान से लिया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक लिया है, कनाडा से संघीय ढांचा लिया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिया है। तो इन देशों से हमने बहुत सारे बातें लिए हैं। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध लिया है जो वाइमर गणराज्य से लिया गया 1935 में और 1935 से हमने लिया है। तो संविधान सभा ने बहुत सारे उपबंध जो है विभिन्न देशों से जो उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है हम उसको लेकर एक बेहतर समायोजन करने का प्रयास किया। संविधान सभा में जो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी उन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समितियां प्रारूप समिति थी जिसे 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई। यह प्रारूप समिति 7 सदस्यीय थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार से संबंधित, राजशक्ति से संबंधित जो था पटेल के नेतृत्व में था। जिस तरह झंडा समिति थी यह जो है जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में थी। संघ शक्ति संचालन समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार विभिन्न समितियां थी जिन समितियां से भी आपसे प्रश्न पूछी जाती है। इसलिए आप लोग को यह ध्यान देना है कि किस देश से क्या लिया गया था, कौन कौन से महत्वपूर्ण समितियां थी, इस बात पर भी आप लोग को ध्यान केंद्रित करना है। अब हम ये जानेंगे कि हमारी जो संविधान बनी थी उस संविधान की क्या स्थिति थी, कितनी बड़ी हमारी संविधान थी। तो जब हमारी संविधान बनी थी उस समय अनुच्छेद की संख्या जो थी 395 थी, भाग जो थी वह 22 थी और अनुसूची जो थी वह कितनी थी 8। वर्तमान में कितना अनुसूची है 12। भाग जो है वह 25 हो गया है और अनुच्छेद 448 हो गया है। ध्यान देना है कि ये भाग में क ख जुट गया है और अनुच्छेद में भी क ख जुट गया है। कहने का अर्थ है कि सिर्फ अनुसूची 4 जो है वह निश्चित रूप से अलग से बनाया गया है, लेकिन भाग में क, जिस तरह आप देखेंगे भाग में नीति निर्देशक जो भाग 4 में है, भाग 4 क में आप देखेंगे
कि वह क्या होगा, मौलिक कर्तव्य से होगा। तो इस प्रकार जिस तरह 9A आप देखेंगे 9A या क बोलिए, एक नया भाग जोड़ दिया गया। तो कहने का अर्थ है कि भाग अभी भी बेसिक रूप से मूल रूप से 22 है, लेकिन उसको क ख जोड़कर बढ़ाया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद भी 395 है, अनुच्छेद भी अभी भी हमारा 395 है। इस अनुच्छेद में 395 अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद में हम देखेंगे कि क ख जोड़कर निरस्त किया गया है, या उसमें और किसी अनुच्छेद में कोई उपबंध जोड़ दिया गया है। तो अनुसूची 4 सिर्फ बदला गया है। 1951 में संविधान के पहला संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया जो भूमि सुधार से संबंधित है। 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया जो दल बदल कानून से संबंधित है, जो 52 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। और 1992-93 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। तो मूल संविधान में मुल्क का जो परिवर्तन बहुत बड़ा है वह 4 अनुसूची जोड़ी गई है। संविधान सभा में अब तक बहुत सारा संशोधन 124 संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह संविधान की जरूरत है, कि समय की मांग है, कि उसमें परिवर्तन करना होता है, जिस आधार पर संशोधन की जाती है। भारतीय संविधान विश्व की सबसे बड़ी संविधान है और दुनिया के जो आइवर जेनिंग है, अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान आइवर जेनिंग ने कहा कि कमेंट किया, भारतीय संविधान की आलोचना की कि यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। बड़ी ही आपको यह इस प्रश्न का उत्तर भारतीयों ने बहुत ही सशक्त शब्दों में दिया कि भारतीय संविधान की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व की सबसे बड़ी संविधान है। तो कहने का अर्थ है कि आइवर जेनिंग ने जो विचार भारतीय संविधान की कटु आलोचना देते हुए कही, उसी बात को भारतीयों ने संविधान की सबसे बड़ी विशेषता बताकर आइवर जेनिंग के कठोर प्रहार किया, उनके तथ्य पर उनकी आलोचना को पूरी तरह जो है तहस नहस कर दिया। फिर इसके बाद विश्व के कोई और बड़े विद्वान इस तरह के नहीं हुए जो भारत के संविधान को आलोचना करे या उस पर व्यंग्यात्मक कसौटी पर कसने का प्रयास करे। कहने का अर्थ है कि संविधान में है, कुछ उसमें आपको अच्छा लगे बुरा हो उसकी बता सकते हैं, लेकिन हमारी संविधान बहुत बड़ा है। यह कोई हमारी जो है खामियां नहीं है, बल्कि हमारी ये विशेषता है। और हमारी संविधान जो विश्व की सबसे बड़ी संविधान है, इसके पीछे एक बड़ी कारण है ऐतिहासिकता की दृष्टि से। ऐतिहासिकता के दृष्टि से, हिस्टोरिकल को दृष्टि से देखते हुए भारत के संविधान में हर बातों का समावेश किया गया ताकि भविष्य में भारत का एकीकरण बने रहे, भारत इंटीग्रेटेड रहे, भारत फिर से विखंडित नहीं हो, भारत की एकता भंग नहीं हो। इसलिए हमारी संविधान बहुत ही अच्छी संविधान है। हम अपने संविधान पर जो है गौरव महसूस करते हैं और हमारी संविधान की जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करने में जरूर हमारे शासन व्यवस्था ने चूक की है। और हमारी शासन व्यवस्था में सबसे बड़ी खामियां है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को यदि हम रोक दें तो हमारी संविधान निश्चित ही संविधान निर्माताओं की जो विचार थी, इच्छा थी, आकांक्षाएं थी और उनकी भावना थी, उसको पूर्ति करने में सक्षम हो सकता है। मैं एल.के. झा आपको यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से संविधान के फॉर्मेट पर कुछ बताने का, फॉर्मेशन पर कुछ बताने का प्रयास किया। हम बताना चाहेंगे कि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन आपके लिए इसी तरह के विभिन्न विषयों से जो परीक्षा में पूछी जाती है वह आपको बताने का प्रयास कर रही है विभिन्न अनुभवी टीचरों द्वारा। आप इसे नियमित रूप से पढ़ते रहें और इसका लाभ उठाएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि संभव हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।